हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीष का चैनल। सॉरी, आज मनीष नहीं है, मैंने हाईजैक कर लिया है चैनल और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ एमपी। आप लोगों का पेपर आने वाला है, हमारे भी पेपर चल रहे हैं, पर फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ लोगों को अभी भी फुल फॉर्म पता चल रही होगी कि एमपी की फुल फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। गंदे जोक्स मारने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा। मैं तुम सबको जल्दी से अब आ जाते हैं हम स्क्रीन पर और मैं तुम लोगों को पढ़ाने लग जाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख जाते हो, आपके पासिंग, आधे लोग तो पासिंग नंबर लेने आए होंगे, पर आप लोग पासिंग नंबर के साथ साथ ये वीडियो देख के आप 25 से 30 नंबर लाने के भी काबिल बन जाओगे। तो अच्छे से सुनना सारी बातें और जो जो मैं बोलूँ उस पर ध्यान रखना, ठीक है? तो लेट स्टार्ट। हम यहाँ पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मनीष की फ़ोटो लगी हुई है। मेरी फ़ोटो नहीं लगाई है कुत्ते ने, पर ठीक है, आ जाते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट कम कराऊंगा और मेरे गंदे जोक सह लेना आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मटेरियल, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज मटेरियल। कुछ भी, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ मटेरियल है। ठीक है, पर इंजीनियरिंग मटेरियल अलग होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है? जो चीज़ रॉ मटेरियल में हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, फिर अब इंजीनियरिंग मटेरियल के भी क्लासिफिकेशंस हैं। मेटल, नॉन मेटल, सेरेमिक्स, कंपोसाइट्स और पॉलीमर। ठीक है, ये जो सब है ना, ये सब इजी है, थोड़ा बेसिक सा है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ। इससे क्वेश्चन भी थोड़े कम आते हैं, बट मटेरियल की डेफिनेशन एक बार आई हुई है एग्जाम में। पर आप लोग ये ट्राई करना, एमपी के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना। ठीक है, मतलब अगर कोई भी छोटा सा भी कुछ लिखा हुआ है ना, कोई भी लाइक तुम्हें कुछ वर्ड देख के कुछ और स्ट्राइक कर गया, लाइक मटेरियल लिखा हुआ है, तो सिर्फ मटेरियल की डेफिनेशन लिख के आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दोगे ना, तुम्हारे पक्का 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, अगर 2 नंबर में आ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम आगे आ जाते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर। ये गलत फोटो लग गई है, इसे बाद में देखेंगे, अभी मत देखो, ये अभी के लिए नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आ जाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पहले हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है ये पता करना होगा। स्ट्रेस क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक्सटर्नल फोर्स एफ बाय ए से आप इसे याद कर सकते हो कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है स्ट्रेन। और स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला आप याद क्या कर सकते हो? पहले से भी याद होगा अगर जेई के लिए पढ़ा होगा, बट ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें आ जाता है पी क्यू आर एस टी यू। ये सारे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ओबे हुक्स लॉ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन कर लेते हैं एस, अरे भाई स्पेलिंग भी थोड़ा थोड़ा सेम है, तो हम क्या करें, आप समझ जाओ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ तक, इस पी पॉइंट तक। पी के बाद क्यू होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या हुआ? इलास्टिक से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे इलास्टिक बैंड होता है, तो इलास्टिक बैंड की तरह ही हमारा एक इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट में क्या होगा हमारा कि जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट तक हम अगर उसे खींचते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जाके डिफॉर्म तो होगा, डिफॉर्म होने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलास्टिक लिमिट में कहीं पे लिखा होगा कि ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर जाता है, इसके बाद नहीं रिटर्न कर पाता। बियॉन्ड दिस लिमिट इट कैन नॉट रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अपर यील्डिंग पॉइंट और लोअर यील्डिंग पॉइंट। ये दोनों का एज सच कोई वो नहीं है, बट इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं कि अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, और इसे स्ट्रेस स्ट्रेन यील्ड पॉइंट्स बोलते हैं दोनों को। और इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, अपर और लोअर। और इसके बाद हम आ जाते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर। टी क्या है हमारा? टी है हमारा जहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल है वो बेयर कर सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा फेलियर। ठीक है, ये जो टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यहाँ तक क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मटेरियल यहाँ तक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर सकता है। इसके बाद आ जाता है फेलियर। ठीक है, और बियॉन्ड दिस पॉइंट फेलियर टेक्स प्लेस। फेलियर मतलब कि
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मतलब लाइक अपने आप फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अभी समझो कि जब मैं फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट बताऊंगा, जब हम फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल फ्रैक्चर या ब्रेक कर जाता है, समझे। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक तो जो हमारा मटेरियल है वो सहन कर पाता है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, और फिर जब अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ जाता है तब उसके बाद वो फ्लो करने लग जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, तो पता भी होगा थोड़ी सी, कि मटेरियल फ्लो करने लग जाता है और उसके बाद फ्लो करने के बाद टूटता नहीं है, टूटता है फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट पे जो है हमारा यू, ठीक है। इतना सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैंने बोला है ना, ये सब इतनी थियोरी लिखी हुई है, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेना है इसको। पर जितना मैंने अभी बताया है ना आप लोगों को, इतने से आपका इनफ है, इतने से आप कर लोगे क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तो भाई 2 बार हुआ था, एक बार मिड-सेम और एंटम दोनों में आया था ये, ठीक है। तो इलास्टिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे ये, और इसके डायग्राम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे थ्योरी में तुम अटरम शटरम कुछ भी लिखाओगे, पर अगर तुम्हें डायग्राम याद है और डायग्राम तुम ठीक लिख के आते हो, मतलब बना के आते हो, तो तुम्हें मार्क्स मिलने के चांसेस 100% हैं। लाइक टीचर अगर देख लेना डायग्राम है, तो कई बार तो ये होता है टीचर थ्योरी भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और समझ भी जाओगे, इजी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट भी है, आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिए हैं, आप देख लेना। इलास्टिसिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है कि द एबिलिटी टू डिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब कि देखो, इसमें डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि हमने एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो डिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के बाद जब हमने ये फोर्स हटाई, ये फोर्स हमने हटा दी, तो ये फोर्स हटाने के बाद ये ऐसा हो गया जो हमने थर्ड प्रोसेस में दिखाया कि जब लोड रिमूव हुआ तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। मतलब ये तो इजी है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, इसका रिवर्सल हो गया। मतलब प्लास्टिसिटी का अपोजिट होता है, मतलब हाँ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो अब देख लो प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वो है, मटेरियल है हमारा, मटेरियल पे हमने फोर्स लगाई, पहले की तरह ही ये डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के बाद ये जो हमारा जो ये चीज़ है, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म होने के बाद जब हमने फोर्स हटाई तो ये ऐसे ही रहा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नॉन रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड। मतलब कि जब हमने लोड अप्लाई किया तो ये लोड जब हमने हटा दिया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाया, नॉन रिवर्सिबल। यहाँ पे रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं लिखा है पर ये रिवर्सिबल है, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ वेरी सिंपल। डक्टिलिटी क्या है कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट बहुत बोल रहा हूँ, मेरा एग्जाम था ना इसलिए, आओगे तब वो भी पढ़ा दूंगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना, कोई भी मटेरियल है, तो मटेरियल को अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड से, मतलब वायर में बन जाना एक तरह से। अगर कोई मटेरियल की द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू फॉर्म इनटू वायर्स, टू डिफॉर्म इनटू वायर्स, तो इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। वायर में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। थिन वायर्स, यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस अभी आगे आके बताऊंगा। टेंसाइल स्ट्रेस का एक मतलब होता है कि दोनों तरफ से खींचना, बाहर की तरफ खींचने को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो हमारा मटेरियल है, ये डिफॉर्म करता है और बनाता है वायर्स, ठीक है, इनटू वायर्स, स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। मेलिएबिलिटी में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम हैमरिंग करते हैं या उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, और वो डिफॉर्म होके बन जाता है थिन शीट्स। थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मेलिएबिलिटी होती है उसकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से एक मटेरियल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हैं आप डायग्राम, मैंने बना भी दिया है अपना गंदा सा डायग्राम, ये देख के समझ नहीं आ रहा होगा, पर मेरी ड्राइंग अच्छी है। ये टैब पे थोड़ा मैं लेफ्ट राइट हूँ, ठीक है, जज मत करना मुझे। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द अप्लाइड लोड।
मतलब स्टिफनेस से ही समझ में आ रहा है कि भाई बैठे बैठे में मेरी कमर अकड़ जाएगी तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ऐसे ही फिर स्टिफनेस मतलब कि अकड़ जाएगी मतलब कि मेरी कमर ऐसी की ऐसी ही रुक जाएगी, फिर मुझे थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी होगी तब जाके थोड़ी ठीक होगी। तो ऐसे ही स्टिफनेस की प्रॉपर्टी में मतलब क्या है कि वो रेसिस्ट करता है डिफॉर्मेशन, चेंज ही नहीं हो रहा है। ये जो मटेरियल है इस पर हम फोर्स लगाएंगे कितनी भी, पर ये चेंज नहीं करेगा, डिफॉर्म नहीं होगा, ये रेसिस्ट करेगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। फिर अब हम उसमें आते हैं ब्रिटलनेस समझ में आ रहा है, ब्रिटल पढ़ा भी होगा आपने, ब्रिटल मतलब कि टूट जाना, लाइक ग्लास जैसे होता है, ग्लास टूट जाता है। जैसे कि थोड़ा सा भी अप्लाइड लोड हमने लगाया, जैसे हमने लोड लगाया तो ये टूट गया, डिफॉर्म नहीं हुआ, टूट गया, अलग हो गए, दो पीस हो गए, देख सकते हैं आप इस ड्राइंग में, टूट गया। हार्डनेस का मतलब ज़्यादा हार्डनेस से मत ले लेना, हार्डनेस का मतलब होता है, मतलब हार्डनेस शब्द से मत ले लेना कि टाइट होगा, कठोर होगा हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस से हम यहाँ पे मतलब लेंगे कि ये करेगा रेसिस्ट scratches, marks, wears and tears when the body is subjected to contact with another body। जैसे आप देख सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल याद कर लेना, इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। डक्टिलिटी में एल्यूमिनियम, कॉपर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स पर ऐसे भी बना के लिखाओगे तो चलेगा, इतना कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो कमेंट में बताना मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी मस्ती भी करते रहना, पता चला भाग गए तुम लोग। पढ़ा मैं जल्दी रहा हूँ, चिंता मत करो, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा। वीडियो में टिके रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक कम करते हैं। फिर हम आ जाते हैं टफनेस पे। टफनेस क्या है कि जब एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक, शॉक को इम्पैक्ट भी बोलते हैं। बिफोर फ्रैक्चर मतलब टूटने से पहले, टूटना मतलब पहले भी बताया, अभी कहाँ बताया है मैंने, लोग कमेंट में बताओ कि कहाँ पे बताया है मैंने फ्रैक्चर वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है अभी पूरी वीडियो में, कहाँ पे यूज़ हुआ है, जल्दी बताएं 3, 2, 1। फ्रैक्चर्ड वर्ड यूज़ हुआ है स्टार्टिंग में, कहाँ पे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब हम टफनेस हमने कर ली। टफनेस क्या है कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक या फिर इम्पैक्ट, जब दूसरी बॉडी इस पर गिरेगी तो फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा शॉक, ये डिफॉर्म नहीं होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगी, लेस डिफॉर्मेशन और नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें सारी बातें याद रखनी है जितनी भी मैंने बताई हैं, और इसे आप 2 बार रिवाइज भी करके जाओगे। इसमें ना ऐसा होता है कि या तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-2 नंबर के मतलब समझ रहे हो, 2-2 नंबर के मतलब 2 नंबर में 2 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, या 4 नंबर में 2 नंबर में 2 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, या 4 नंबर में आ जाएगी कि अपनी 5 नंबर में आ जाएगी कि अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी बताओ, अपनी मर्जी से कोई भी 5 प्रॉपर्टी बताओ, 6 प्रॉपर्टी बताओ, पर थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉपर्टी लिख के आना। जैसे लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लिख दिया है, तो आप वहाँ पे 1, 2, 3 अपने हिसाब से, नहीं कि 5 नंबर का है तो 5 ही लिख के लाओगे, नहीं, आप वहाँ पे ज़्यादा लिख के आओगे। वहाँ पे जो आप लिख के आओगे ना प्रॉपर्टीज, जितना पूछा है उतना नहीं, उससे ज़्यादा ही लिख के आओगे, ठीक है। अभी एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि अभी आपके नंबर पक्के हो जाएं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं बिना मजाक के। इलास्टिसिटी क्या है, टू अगर डिफॉर्म होगी तो वो वापस रिस्टोर कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये लोड डाला हमने, डिफॉर्म हुई, रिस्टोर कर ली। प्लास्टिसिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर हमने लोड डाला तो ये वापस नहीं कर पाएगी, वो रिस्टोर नहीं कर पाएगी इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। फिर उसमें डक्टिलिटी आया। डक्टिलिटी क्या है, एबिलिटी टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, एक मटेरियल वायर में स्ट्रेच हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, स्ट्रेस सॉरी। फिर हम उसमें आ जाते हैं मेलेबिलिटी क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, थिन शीट्स में, और डिफॉर्म हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, और इसे बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी का एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया, एल्यूमिनियम, कॉपर और AU। फिर उसके बाद स्टिफनेस बताया, मेरी कमर के एग्जांपल से याद रखना कि वो अकड़ जाएगी। तो अकड़ जाएगी मतलब क्या होता है कि जैसी है वैसी अकड़ जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। फिर ब्रिटलनेस में लिखा हुआ है ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्म नहीं होगा यहाँ पे ब्रिटलनेस में, अपने आप डायरेक्ट टूट जाएगा। हार्डनेस में
मैंने बताया कि वियर्स एंड टीयर्स, मार्क, स्ट्रेच, ठीक है। फिर उसके बाद टफनेस में मैंने बताया कि ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये शॉक और इम्पैक्ट, ठीक है। ये 8 प्रॉपर्टी हैं। आपको एग्जाम में 5 नंबर में 8 की 8 बताने आ सकती हैं, या फिर 6 से 7, 5 नहीं लिख के आएगा कोई भी, जो भी मुझसे पढ़ के जा रहा है कोई भी 5 नहीं लिख के आएगा। जितना पूछा जाएगा उससे ज़्यादा ही लिख के आएगा तो उसे मार्क्स मिलेंगे। 5 लिख के आओगे तो 5 मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो इसलिए 5 से ज़्यादा ही लिख के आएंगे। डायग्राम सब लोग बनाएंगे क्योंकि डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे शॉक, इम्पैक्ट ये सब भूल गए चलेगा, बट ये डायग्राम नहीं भूलने चाहिए। कोई सा भी डायग्राम नहीं भूलने चाहिए, और एक बार आप और रिवाइज कर लोगे तो एकदम पक्का हो जाएगा एग्जाम में जाने से पहले। फिर अब हम आ जाते हैं मटेरियल्स, स्टील मटेरियल। अब मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी अभी, और ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आ गए हैं मटेरियल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। मटेरियल में देखो, स्टील, प्लेन, कार्बन स्टील और कार्बन स्टील, ये सब एक है, ठीक है। ये नाम यहाँ मैंने शो ऑफ के लिए लिख रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कास्ट आयरन, स्टील। फिर मेटल में आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस हैं, फेरस, नॉन फेरस, स्टील एंड कास्ट आयरन, AlAcumG। फिर स्टील, प्लेन स्टील। और ये जो टॉपिक है ये मैं आपको देने वाला हूँ एज जस्ट रीड, नो नीड टू लर्न। जितना याद रह जाए, ठीक है। अगर ये आया भी तो मुश्किल से 2 नंबर में आएगा, मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं, मुश्किल से 2 नंबर में आएगा। और अगर मेन क्वेश्चन में आता है तो तुम लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि मतलब ऑप्शंस ऐसे बैठे होंगे कि तुम ये वाला ऑप्शन छोड़ सकते हो। वैसे 5 नंबर में आज तक नहीं आया है। और मैं आपको बता भी दूं कि कैसा पेपर आता है। स्टार्टिंग में आता है एक क्वेश्चन जो होता है कंपलसरी, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपलसरी, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 × 2 मार्क्स, 10 नंबर का ये हो गया। फिर उसको तुम्हारा 30 नंबर का ही होता है ना, हाँ हमारा भी 30 नंबर का ही होता है। तो पहले में दो नंबर के 5 बिट्स आएंगे, या 2.5 नंबर के 4, डिपेंड्स अपॉन द पेपर। और सेकंड में आपके होंगे 2 क्वेश्चंस, थर्ड में आपके होंगे 2 क्वेश्चंस, फोर्थ में आपके होंगे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब 2 बिट्स होंगे, और ये होंगे 10-10 मार्क्स ईच, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप थर्ड करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो। मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा जो चतुराई है ना कि A और B पार्ट्स होंगे, तो इसका A कर देता हूँ, इसका B कर देता हूँ, ये नहीं चलेगी। क्योंकि आपकी जो फ्रंट शीट होती है ना, मार्कशीट मतलब आंसर शीट, उसमें डब्बे बने रहते हैं, तो टीचर वहाँ पे जाके लिखता है कि इसमें कितना है, तो वहाँ पे जाके तुम पकड़े जाओगे। तो वहाँ पे A और B मत करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही मत, वैसे टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए ना कि कैसा होता है क्वेश्चन पेपर। तो इन दोनों में चॉइस रहती है तुम्हारे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में चॉइस रहती है। इन दोनों में से कोई भी 2 कर लो, ठीक है। तो कोई भी 2 कर लेना, अकॉर्डिंग टू तुम्हारा नीड कोई भी 2 कर लेना, ठीक है। ये वाला मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, ये याद है ना तुम्हें कि ये वाला होमवर्क है। और हटा देता हूँ, अरे यार क्या हो रहा है, नूब समझ रहे होंगे बच्चे मुझे, वैसे मैं अच्छा हूँ टेक्नोलॉजी में, बीटेक कर रहे हैं हम, ठीक है। आ जाओ फिर। अब हम भाई, मैं आज पेपर दे के आया हूँ ना, आज आके तुम्हारे लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सब भी आप लोग कर लोगे। और लो भाई, हाईलाइट ही कर देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाईलाइट लायक। एक बार रीड दोगे, जितना याद रहा, नहीं रहा भाड़ में जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गेटिंग सिस्टम। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग ये पढ़ के जाएंगे भैया। हमारे तो 2 बार पेपर हुए, दोनों में ये आया है, कभी 5 नंबर में, कभी 2 नंबर में। तो तुम ये लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, सब लोग बिड़ू लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ा तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई निकलो मत, ट्राई करो मज़े लेने के। अब मैं नाच के तो दिखा नहीं सकता, जितना कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं गेटिंग सिस्टम पे। व्हाट इज गेटिंग सिस्टम इन कास्टिंग? कास्टिंग पता चला क्या होता है? कास्टिंग मतलब होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को एक मटेरियल को, मोल्टन मटेरियल को
हम एक उसमें डालते हैं कैविट उसमें, अरे यार, मोल्टन मटेरियल को हम एक उसमें डालते हैं कंटेनर में, जहाँ पे होती है एक कैविटी, कैविटी के अंदर हम ये मोल्टन मटेरियल डालते हैं। मोल्टन मटेरियल इसमें डालने के बाद ये जो हमारी ये होता है ना मोल्ड, ये जो हमारा मोल्ड होता है, इसे हम तोड़ देते हैं, या तो इस तोड़ के इस कैविटी में से हम वो निकाल लेते हैं अपना कास्टिंग, ठीक है, या फिर हम इसमें से केयरफुली से निकाल लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो ये वो है मोल्ड है ये रीयूजेबल है कि नहीं। अगर रीयूजेबल है तो हम वो कर सकते हैं, रीयूजेबल है तो आराम से निकाल लेंगे। अगर तोड़ सकते हैं, सैंड का बना है, मिट्टी का बना है, तो ऐसे ही टूट जाता है, तो हम इसे हटा देंगे और फिर हम हमारी कास्टिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये है गेटिंग इन कास्टिंग सिस्टम। कास्टिंग सिस्टम में गेटिंग मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम अपने आप पढ़ोगे, याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो और भी ठीक, ज़्यादा दिमाग में रखना ज़रूरी भी नहीं है एग्ज़ाम में, पर पढ़ के जाना एक बार। थोड़ा मजाक में ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम इन कास्टिंग पे आ गए हैं हम। गेटिंग सिस्टम क्या है, इट मेटल फाउंड्री में यूज़ होता है। गेटिंग सिस्टम क्या है, मोल्टन पोरिंग सिस्टम, ठीक है, दैट कंडक्ट्स मोल्टन मटेरियल इनटू मोल्ड कैविटी। ये जो मैंने मोल्ड बनाया था ना, जिसका नाम सोचने में 2 सेकंड लगाए मैंने, वो मोल्ड भाई पढ़ा था, रट्टा मतलब रट्टा नहीं मारा था, अच्छे से पढ़ के गया था, तो थोड़ा थोड़ा याद था, थोड़ा टाइम दे रहा था दिमाग को, ठीक है। ये हमारा मोल्ड है, मोल्ड के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर डालने का सिस्टम है। डायरेक्ट डाल दोगे, गर्म होता है, जो हमारा मोल्टन मटेरियल होता है, तो हाथ पे आ जाएगा, कहीं लग जाएगा, उसमें बबल्स आ जाते हैं, तो वो अलग ही एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए एक गेटिंग सिस्टम है जो क्या है, पोरिंग सिस्टम है, ठीक है, और वो मोल्ड कैविटी में मोल्टन मटेरियल डालने के लिए यूज होता है। ये कंडक्ट वंडक्ट थोड़े ना, की पॉइंट्स पे ध्यान देना कि लाइक इसमें की पॉइंट क्या है, मोल्टन पोरिंग सिस्टम, मोल्ड कैविटी, मोल्टन मटेरियल, और कंडक्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम यूज करोगे, जो एमपी के हिसाब से वर्ड्स हैं, ठीक है। कंडक्ट्स एमपी के हिसाब से वर्ड है, कि तुम ये भी डाल सकते हो पोर डायरेक्टली, मतलब पोरिंग सिस्टम का पोर यहाँ पे रख दो, ठीक है, पर नहीं, आप लोग ट्राई करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जैसे यहाँ पे मैंने पीपीटी में डाले हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है गेटिंग सिस्टम का, जो मैं बता रहा था तुम्हें अपना टूटा फूटा, वो यहाँ पे देख लो कि मोल्टन कैविटी में इनफ मटेरियल चला जाए, ठीक है, इनफ मटेरियल मेटल चला जाए उसके अंदर, मेटल मटेरियल एक ही बात है अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या डाल रहे हैं, ठीक है, और शॉर्टेस्ट टाइम में चला जाए विदाउट इंक्रीजिंग द मेटल टेम्परेचर, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम मेटल फ्लो स्मूथली, आराम से जाता है। मिनिमाइज टर्बिडिटी मतलब कि समझ रहे हो, टर्बिडिटी कि उबड़ खाबड़, उल्टा सीधा, परेशानियाँ, ठीक है। टर्बिडिटी एंड अब दैट कॉजेज टर्बिडिटी जो कॉज करती है एयर ट्रैपिंग ड्यूरिंग कास्टिंग। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि टर्बिडिटी को मिनिमाइज करता है कि एयर ट्रैप ना हो कास्टिंग के प्रोसेस में, ठीक है। ये है तुम्हारा डायग्राम गेटिंग सिस्टम का, ठीक है। गेटिंग सिस्टम का तुम्हारा डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, येलो डर्टी फेलो हम आ गए हैं अब, ठीक है, येलो डर्टी फेलो पे आ गए हैं। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गेटिंग सिस्टम का डायग्राम। अब गेटिंग सिस्टम के डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ। गेटिंग सिस्टम का डायग्राम याद कर लो, 2 नंबर की तो टेंशन नहीं, फिर 2 नंबर तो इसमें मिल ही जाएंगे अगर 2 नंबर का सवाल है। अगर 5 नंबर का सवाल है, तुमने सिर्फ डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम बनाया है, तो भी तुम्हें मिल जाएंगे कम से कम 3 नंबर मिल जाएंगे। 2.5 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 3 नंबर, इवन भाई 4 से 5 नंबर भी मिल सकते हैं अगर सिर्फ ये डायग्राम तुम अच्छे से लिखा है। 5 तो नहीं मिलेंगे, 3 नंबर तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो अब हम डायग्राम को पढ़ेंगे अच्छे से। डायग्राम में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ऊपर है हमारे पास पोरिंग बेसन और स्प्रू, ठीक है। तो हम पोरिंग बेसन में डालेंगे अपना मोल्टन मटेरियल, मैं लिख नहीं रहा, MOLTEN, मेरे को स्पेलिंग पता है पर थोड़ा मेरा लिखने का आदत नहीं रहा है, स्टाइलस मेरा आया नहीं है अभी तक, तो मैं झूठ बोलूँ कि मिल नहीं रहा है, नहीं आया है। मैंने सोचा था अब तक आ जाएगा, पर अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जो वो चल रही है ना सेल, उसकी वजह से डिले है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर अब हम इसमें आ जाते हैं। पोरिंग बेसन है और
स्प्रू, स्प्रू स्पाउ जो भी स्पेलिंग रट लो, SPRUE, ठीक है। इसमें क्या, पहले सारे पार्ट्स पढ़ लेते हैं। स्प्राउज, स्प्रू होता है, पोरिंग बेसन होता है, कोप होता है, कोप और ड्रैग, ये आधा ऊपर वाला कोप होता है, नीचे वाला ड्रैग होता है। ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैटर्न्स में पढ़ा दूंगा। कोप और ड्रैग क्या होता है, कोप, ड्रैग, इनगेट, राइजर, पार्टिंग लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रैग और कोप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं काट देता हूँ उन्हें कि इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। मतलब ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मत लिखना, ड्रैग मत लिखना, पार्टिंग लाइन मत लिखना, कोप मत लिखना, रनर चोक, बाकी सब लिखना, ठीक है। तो फिर स्प्रू बेस और वेल है, फिर पोरिंग बेसन, रनर चोक, स्किम बॉब, इनगेट, राइजर, ठीक है। एक बार यहीं पे तुम्हें मोटा मोटी फंक्शंस बता देता, फंक्शन क्या है हर एक पार्ट के, वो बता देता हूँ। फिर बाद में हम नीचे चलेंगे तब देख लेंगे कि क्या किसका क्या क्या है। तो हम पहले आते हैं पोरिंग बेसन। पोरिंग बेसन में मटेरियल डाला जाता है, मेटल, मोल्टन मेटल डाला जाता है, मटेरियल नहीं, मोल्टन मेटल या मटेरियल भी लिखा होगे तुम्हें नंबर मिले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता है ना कि क्या किसके बारे में क्या बना रहे हो तुम, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं मोल्टन मटेरियल। और पोरिंग बेसन का जो फंक्शन होता है, पोरिंग बेसन क्या करता है कि जो हमारा जो वो मटेरियल हम डाल रहे हैं उससे जो छींटे हैं और जो मटेरियल है वो हमारा इसके थ्रू इसके अंदर जाए, टर्बिड वो कम हो, सैंड कम लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्प्रू का फंक्शन क्या होता है, स्प्रू कनेक्ट्स पोरिंग बेसन एंड दिस वेल, ठीक है। पोरिंग बेसन से हमारा मटेरियल वेल तक जाता है, वेल से रनर के थ्रू हमारा स्किम बॉब के पास जाता है, और स्किम बॉब के पास चोक पे जाता है, चोक भी इसी को बोलते हैं, चोक यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये इनगेट होता है, यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम एक बार यहाँ पे फंक्शनिंग देख लेते हैं इन सब की। पोरिंग बेसन इज अ फनल शेप्ड वर्ड याद रखेंगे, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम वेयर मेटल इज पोर्ड फ्रॉम द ये लैडल्स मतलब चम्मच टाइप का वो होती है, चम्मच ही होती है एक तरह से, पर इनमें ये बोलते हैं, ठीक है। चम्मच होती है, बड़ी चम्मच, चमची, ठीक है। पोरिंग बेसन्स हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड रिड्यूस टर्बिडिटी बोल रहा था मैं ऊपर, और टर्बिडिटी रिड्यूस करता है और हमारा स्लग फॉर्मेशन, स्लग को वो करता है, रोक देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पोरिंग बेसन हो गया, इसमें से एक दो पॉइंट भी याद रखोगे तो चल जाएगा। फनल शेप्ड, टर्बिडिटी रिड्यूस करता है, स्लग रोक देता है, स्लैग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा स्प्रू या स्प्रू बेस। स्प्रू का मतलब होता है कि वो जो स्प्रू, ये जो हमारा ये जा रहा है ना, ये स्प्रू है, ये जो ये जा रहा है, इससे क्या होता है, इसमें प्रेशर डिक्रीज होता है, इसमें प्रेशर डिक्रीज होता है और स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे लूजेस प्रेशर बट इंक्रीजेस स्पीड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल पैसेज है, ये वर्ड आप याद रखने वाले हैं, वर्टिकल पैसेज, लूजेस प्रेशर, कनेक्ट्स किससे क्या करता है, और यहाँ पे इंक्रीजेस स्पीड। या मेन वर्ड्स ये जो हैं ये आप याद रखने वाले हो, वैसे तो मैं बता रहा हूँ उससे याद रहेंगे आपको, ठीक है। स्प्रू वेल पे आ जाते हैं। वेल पे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है सैंड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड इनटू द मोल्ड। जो हमारा ये जो बना हुआ है ना, ये जो पूरा हमारा गेटिंग सिस्टम बना हुआ है ये सैंड में बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो गंदगी आएगी, सैंड आएगी, तो सैंड को रोकने के लिए यहाँ पे हमारा जो सैंड यहाँ से आई कलेक्ट होके थोड़ी बहुत साइड से, तो वो यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। वेल का फंक्शन ये हो गया। फिर उसके बाद में वॉशेज इनटू द मोल्ड एंड डिक्रीजेज द स्पीड को भी डिक्रीज करने का काम करता है। फिर क्रॉस गेट या रनर आर वर्टिकल पैसेज, अभी हमने पढ़ा था कौन है वर्टिकल पैसेज, सॉरी हॉरिजॉन्टल पैसेज, यहाँ पे हमने पढ़ा था वर्टिकल पैसेज, ठीक है। ये सब बातें डायग्राम से भी देख के याद आ रही हैं, पर ये सब बातें वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, देख के भी तुम लोग, मैं तो पता क्या करता था, मैं देख के ही, मतलब डायग्राम देखते टाइम ही सब समझ लेता था, तो फिर मैं पेपर में डायग्राम बनाने के बाद सब लिखता था, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही तुम लोग भी करना, ट्राई करना, वैसे अपना अपना मेथड होता है, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम आते हैं लिक्विड मेटल कहाँ, क्रॉस गेट या रनर, ये हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है, ये ले जाता है हमारा मोल्टन लिक्विड मेटल को रनर तक
और जो फिर फिल करता है एंड फिल द मोल्ड कैविटी। ठीक है, रनर हैज़ द इफेक्ट टू स्लो डाउन द स्पीड, ये भी स्लो करता है वो भी स्लो करता है, याद रखना, व्हेन इट इज़ फ्रीली फॉलोइंग विद हाई स्पीड इन स्प्रू। ठीक है, फिर रनर मस्ट बी फिल्ड विद मोल्टन मेटल टू प्रिवेंट स्लैग फ्रॉम एंटरिंग द कैविटी। मतलब फिल्ड मतलब समझ रहे हो ना कि भर जाना चाहिए, अगर एकदम भर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही पास करेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत खाली रहेगा तो बबल्स और गंदी मतलब लाइक स्लैग जाएगा, गंदी चीज़ें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चोक पे। चोक क्या होता है? चोक करता है कंट्रोल एरिया होता है कि कितना लिक्विड जा रहा है मोल्डन कैविटी में। चोक एरिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखा, समझ लो, चोक से कंट्रोल एरिया याद रख लो। कंट्रोल एरिया है तो मतलब क्या कंट्रोल करता होगा? जब वो कंट्रोल एरिया है तो कुछ कंट्रोल करता होगा ना, तो ये क्या कंट्रोल करता है? लिक्विड मेटल कितना जा रहा है हमारी मोल्डन कैविटी में, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर अब हम आ गए राइजर पे, फिर आ गए स्किम बॉब। ठीक है, राइजर क्या है? ये होता है वर्टिकल पैसेज होता है। वर्टिकल पैसेज एक और बताया था मैंने अभी आपको इस वीडियो में, बताओ कौन सा था? वर्टिकल कौन सा था और हॉरिजॉन्टल कौन सा था जो इससे पहले बताया? क्विज चल रहा है, तुम्हारा पेपर है, अच्छे से सुनो, बस मुझे देखने के लिए मत बैठो या मेरे को सुनने के लिए मत बैठो। ठीक है, गंदे जोक्स अवॉइड करूँगा मैं, पर तुम लोग सुन लेना, और बुरे लगे तो कमेंट्स में कुछ मत बोलना, गाली तो मुझे कोई नहीं देगा, सीनियर हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ भाई फ्लो में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें राइजर और स्किम बॉब। राइजर क्या है? राइजर का एक सिंपल वो है वर्टिकल पोर्शन ऑफ द गेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि जब हमारा वो पूरा भर जाता है ना, जब अगर राइजर हमारा कंप्लीटली फिल हो जाता है, राइजर जो हमारा है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो वो है, क्या है, मोल्टन कैविटी है, वो पूरी भर गई है। ठीक है, जो हमारा मैसेज आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो राइजर हमारा कंप्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है राइजर जब ऊपर तक भर जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो कैविटी है वो पूरी भर चुकी है मोल्टन मेटल से। ठीक है, इट इज रिजर्वॉयर, देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिमिलर टू स्ट्रेट स्पॉ, देखो सिमिलर होता है उसके, until it is needed by casting, this riser must stay molten longer than casting। ये हाँ, ये longer than casting से ज़्यादा molten रहना चाहिए, क्योंकि जब वो जो है ना हमारी कैविटी जब जम जाएगी तभी ये निकलता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फीड, इट इज़ रिजर्वॉयर टू कंपनसेट द लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन। हाँ, इसे बाद में हम यूज़ भी करते हैं, हम उसमें श्रिंकेज, अभी तुम श्रिंकेज और वो मैं पढ़ाऊँगा, डिफेक्ट्स में आता है वो। ठीक है, स्किम बॉब में क्या होता है? स्किम बॉब होता है हमारा एक गोला लाइक स्ट्रक्चर, अभी तो मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। डायग्राम में स्किम बॉब होता है आपका ये, ज़्यादा गंदगी मचा दिया भाई, बोलोगे नीचे कि भैया कर ही देते हो चारों तरफ गंदा गंदा। सब भैया नहीं बुलाएंगे, लड़कों का भैया हूँ मैं। ठीक, जोक कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा नहीं सोचने का। ठीक है, स्किम बॉब पे आ गए हैं हम, थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं मतलब बोल देता हूँ कुछ चीज़ें फ्लो में। स्किम बॉब मतलब ये गोला जैसा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी टर्बिडिटी है इसे कम करता है और स्किम ऑफ करता है। फ्लोटिंग डोज कहाँ है? हाँ, ये रहा। स्मॉल अबव रनर दैट एक्ट्स एज स्किम ऑफ फ्लोटिंग ड्रॉस। ठीक है, सैंड मतलब यही लिखा ना कि मतलब भाई तुम्हें ये एकदम एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो भी अगर तुम समझ जाते हो और तुम वो लिख के आते हो तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, स्किम बॉब क्या है कि फ्लोटिंग डर्ट्स, फ्लोटिंग इम्प्योरिटी, सैंड को रिड्यूस करता है, को स्टॉप करता है हमारी उसमें जाने से। किसमें जाने से? मोल्टन कैविटी में जाने से। ठीक है, इनगेट मैंने बताया नहीं बताया? इनगेट नहीं बताया शायद, क्योंकि वहाँ पे गंदगी कम है, तो इनगेट बता देते हैं। इज द एंड पॉइंट ऑफ द पाथ वेयर द मोल्टन कैविटी बिगिंस। ठीक है, एंड पॉइंट, इट लीड्स टू द लिक्विड मेटल दैट फ्लोज फ्रॉम रनर इनटू कैविटी। इनगेट, ये इनगेट है हमारा, ये यहाँ पे ओके इनगेट है जहाँ से ये इनगेट थोड़ा गलत बन गया है क्या गाइस? इनगेट इज द एंड पार्ट, अच्छा एंड पाथ है, सॉरी एंड पाथ है जहाँ पे हमारी मोल्डन कैविटी खत्म होती है और राइजर से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब तुम्हारा गेटिंग सिस्टम अच्छे से हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक बार
डायग्राम को देख के रिवाइज करा देता हूँ, और ये अच्छे से सुन लोगे तो शायद तुम्हारा गेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ठीक है, थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, ज़्यादा जूम इन कर लूँगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ब्लू से ही लिखता हूँ इसमें। ठीक है, अब यहाँ से पहले ये कट कर देता हूँ जो नहीं चाहिए। कोप और ड्रैग अब तो तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें अब जो चीज़ें याद करने की नहीं रहती ना, वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। देख लेना, कोप और ड्रैग तुम्हें याद आएगा। ठीक है, पोरिंग बेसन, ये बेसन जैसा स्ट्रक्चर है, ये पोरिंग बेसन है, इसमें हम डालते हैं मोल्टन मटेरियल। और स्प्रू जो होता है ये वर्टिकल पैसेज होता है। वर्टिकल पैसेज इसमें क्या होता है, पोरिंग बेसन का फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ, बाकी तुम याद रखोगे। पोरिंग बेसन में क्या होता है कि ये जो हमारा वो होता है टर्बिडिटी रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और फिर स्प्रो हमारा कनेक्ट करता है पोरिंग बेसन को और ले जाता है हमारा मोल्टन मटेरियल टू वेल या स्प्रू बेस। स्प्रू बेस में क्या होता है, स्प्रू बेस में जो भी सेंड आ जाती है हमारे इस वर्टिकल पैसेज से, स्प्रू से, उसे रिमूव कर देता है, जो कि ये नीचे रह जाएगी। तुम इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो इसी में समझाओगे कि नीचे रह जाएगी, और हमारा जो मोल्टन मटेरियल है वो आगे चला जाएगा। आगे जाके जब ये स्किम बॉब को मिलेगा, स्किम बॉब में क्या होगा कि जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं, यहाँ पे जो भारी भारी सैंड वैंड थी वो यहाँ रुक गई, जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ ऊपर अटक जाएंगी, और हमारा अच्छे से जाएगा नॉर्मल मोल्टन फ्लूइड। यहाँ पे आ जाती है हमारी चोक होती है जो कंट्रोल करती है कि कितना लिक्विड जाएगा हमारा मोल्टन कैविटी में। मोल्टन कैविटी में फिर हमारा फ्लूइड जाने के बाद फिर हमें आ जाता है इनगेट। इनगेट क्या होता है, जो कनेक्ट करता है हमारा मोल्टन कैविटी को और राइजर को। राइजर क्या होता है, जब राइजर फुल भर जाता है तो मतलब होता है कि हमारी मोल्टन कैविटी अच्छे से भर चुकी है। और मोल्टन कैविटी जल्दी फ्रीज हो जानी चाहिए राइजर के अंदर जो लिक्विड है, मोल्टन मटेरियल है, लिक्विड मेटल है, उससे पहले, क्योंकि जो ये हमारे यहाँ पे बचता है उसे हम यूज़ करते हैं इसके डिफेक्ट्स फिल आउट करने के लिए। जो डिफेक्ट्स मैंने बताए हैं अभी आपको वो है श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब सुन के ही आपको लग रहा होगा, श्रिंकेज मतलब पिचक जाना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, इसे मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। इनगेट पोरिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोल्टन कैविटी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक बार इसके ये भी फंक्शंस एंड ऑल भी पढ़ लेना, बट अगर गेटिंग सिस्टम का कुछ भी है डायग्राम बना के आ जाना, और जो फंक्शंस याद रहे जिस पार्ट के वो लिख देना। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं कुपोला फर्नेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि टाइम भी हो चुका है बहुत सारा। बट ये मैं मतलब तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे दूंगा, तुम समझ जाओगे, फिर ये रीडिंग लगा लेना। ठीक है, इसमें पहले तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं समझ में आया डायग्राम बना लो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस डायग्राम बनाकर आ जाओ। ठीक है, डायग्राम रट्टा मार लो, पर मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ट्राई नहीं करूँगा, समझ में आ जाएगा बिडू तुझे। ठीक है, फिर अब उसमें आ जाता है हम स्टैक जोन। पहले तो जोन से याद करेंगे, ये वॉल्स बाद में याद करेंगे। पहले स्टैक जोन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकी इक्वेशंस लिखने को भी आ जाती हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टेक जोन, प्री हीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, कंबशन जोन। ये साइड में वॉल्स होती हैं जो इंसुलेटेड होती हैं स्टील शेल से। फिर इसके बाद में चेंजिंग डोर्स, यहाँ पे हम मेटल को चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हमारा चार्जिंग फ्लोर, जहाँ पे खड़े होके लोग चार्ज करते हैं। चार्जिंग डोर था गाइस, वो मैंने चेंजिंग डोर बोला क्या? लगता है कपड़े खरीदने का मन कर रहा है हमारा। भाई रोस्ट मत करना गाइस, बच्चों भाई, बच्चों नहीं गाइस। ठीक है, भाई बहन कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, विंड ब्लो, यहाँ से एयर जाती है, यहाँ पे स्लैग होल है, यहाँ पे फर्नेस के लेग हैं। मतलब ये मैं जस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये याद रख लेना कि रिफैक्टरी ब्रिक, फायर ब्रिक से ये बना होता है। ठीक है, इसका ये ऊपर को ये कहते हैं। ठीक है, फर्नेस लेग, यहाँ पे आग लगी होती है। बॉटम डोर्स इन ड्रॉप पोजीशन। ठीक है, अब ये तुम्हें समझ गए होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है तुम्हारा ये जोन्स, मेल्टिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन और स्टैक जोन। तब भी स्टैक जोन तो मतलब कि कितना वो डाल रहे हो मेटल एंड ऑल, पर सबसे ज़्यादा वो कुपोला मतलब कॉपर। ठीक है, तो प्री हीटिंग जोन, मेल्टिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन और कंबशन जोन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले तो पार्ट्स पढ़ लो। सिलेंड्रिकल शेल होता है, कास्ट आयरन डोर्स होते हैं,
फिर उसके बाद सेंड बैड होता है, वो ऐसा है कुछ, यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे। स्लैग होल होते हैं, एयर पाइप होते हैं, फिर कैप ऑफ फर्नेस होता है, ये पता नहीं मतलब मैं बोल नहीं पाऊँगा। स्पार्क अरेस्टर्स, अरे बोल तो पाया, ट्राई नहीं कर रहा था। चार्जिंग डोर्स होते हैं, वेल होता है, और ये सब इन सब के फंक्शंस आप पढ़ लोगे, इजी हैं, ठीक है, होमवर्क। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कंबर्शन जोन में। 3 जोन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंबर्शन जोन, रिड्यूसिंग जोन और मेल्टिंग जोन और प्री हीटिंग जोन, ठीक है। पहले हम ये पढ़ते हैं, 4 हो गए, ठीक है। कंबर्शन जोन की एक इक्वेशन होती है कि इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है कार्बन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग जोन बोलते हैं। एज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस जोन टू फॉर्म कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड इसमें हीट लिबरेट होती है, ठीक है। पहला मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीडेशन जोन इसलिए ही बोलते हैं हम इसमें, और इसमें हीट लिबरेट होती है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन अदर इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम एंड ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन दिस जोन। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग जोन में। इट इज प्रेजेंट अबव कंबर्शन जोन, देख सकते हो आप डायग्राम में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव कंबर्शन जोन, ठीक है। कंबर्शन जोन के ऊपर है रिड्यूसिंग जोन, ठीक है। रिड्यूसिंग जोन में यहाँ पे ये तो आप लिख ही सकते हो ना, C+O2 गिव्स राइज टू CO2, ये आप इक्वेशन कंबर्सन जोन में लिख के आओगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम रिड्यूसिंग जोन। रिड्यूसिंग जोन में क्या होता है कि अबव किसके प्रेजेंट होता है ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में मतलब फॉर्म हो जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में फॉर्म हो रहा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग जोन। देखो CO2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO, तो रिड्यूस हुआ ना एक O, तो इसलिए ऐसा याद कर लो, ठीक है, कि इसलिए ये रिड्यूसिंग जोन है। और यहाँ पे CO2 CO में बन जाती है, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होता है, कहीं पे लिखा होगा टेम्परेचर इज रिड्यूस बाय स्मॉल अमाउंट, और इसे कहते हैं रिड्यूसिंग जोन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन पे क्या है, यहाँ पे इन दिस जोन आयरन मेटल एंड दिस मोल्टन आयरन, भाई सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमको थोड़ा नींद आ रही है, कल पढ़ के गया था ना बहुत, तो इसलिए अब नींद टाइप आ रही है, पर मैं तुम्हें चिंता मत करो, अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, आप लोग भी ब्रेक ले लो। 42 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, अब पता नहीं इसमें से कितना काट दिया होगा कुत्ते ने, मनीष, ठीक है। फिर मेल्टिंग जोन पे आ गए हैं हम। मेल्टिंग जोन क्या है, काटेगा तो नहीं, इतना भी बड़ा एडिटर नहीं है, ठीक है। फिर अब हम आ गए हैं मेल्टिंग जोन पे। मेल्टिंग जोन में क्या होता है कि हमारा आयरन मेल्ट करता है इन दिस फॉर्म, मोल्टन आयरन कम्स आउट ऑफ टैप होल। टैप होल आप देख लो यहाँ पे कहीं, ये रहा टैप होल, ठीक है, देख लो भाई, कभी बोलोगे भैया बड़ी जल्दी में रहते हो, देख लो टैप होल यहाँ पे है। टाइम जा रहा है, तुम लोग भी इतनी दूर तक वीडियो नहीं देखे ना, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमारा बिहारी पना निकल रहा है ना, इफ़ यू नो, ठीक है। फिर उसके बाद में मेल्टिंग, भाई ये मैंने क्या कर दिया अभी, ठीक है, पर कोई बात नहीं भाई, सह लो, ठीक है। मेल्टिंग जोन में समझ गए, टैप होल होता है, इसमें मोल्टन आयरन वहीं से निकलता है, वेरी हाई होता है, इसका टेम्परेचर वेरी हाई होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी हाई याद कर लो। फिर प्री हीटिंग जोन होता है, जहाँ पे प्री हीट होता है बिफोर मेल्टिंग, ठीक है, इसका भी टेम्परेचर हाई होता है, बट इतना भी हाई नहीं होता है। स्टैक जोन में क्या होता है, हमारी गैसेस जो होती हैं इन द फर्नेस आफ्टर बर्निंग पासेस टू द एनवायरनमेंट थ्रू दिस जोन, गैसेस फॉर्म्ड इन द फर्नेस यहाँ से हमारी वो जाती हैं, और स्पार्क असिस्टर इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट बर्निंग पार्टिकल्स टू रीच द एनवायरनमेंट, ठीक है, समझ गए। ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की प्रॉपर्टीज तुम्हें पढ़ने को होमवर्क दिए हैं। स्पार्क अरेस्टर क्या करता है कि जो हमारा कंबशन मटेरियल होता है, वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं गैस में प्रेजेंट, उन्हें रोकता है, और यहाँ से वो चला जाता है, क्या चली जाती हैं, हार्मफुल गैसेस चली जाती हैं इन्वायरमेंट में। हार्मफुल गैसेस नहीं, गैसेस प्रोड्यूस, हार्मफुल नहीं, वैसे हार्मफुल होती हैं, पर यहाँ पे हार्मफुल लिखना मत, ठीक है, वो तो मेरा सच निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, वर्किंग आप पढ़ेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इक्वेशंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि क्या कैसे हो रहा है, ये तो मैंने ऊपर बताई दी थी,
पर उसके बाद ये भी पढ़ेंगे आप। एडवांटेजेस आ जाते हैं, एडवांटेजेस पे आ जाओ। एडवांटेजेस ऑफ कुपोला फर्नेस, सिंपल इन कंबर्शन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ मटेरियल कैन बी मेल्टेड, कॉपर के साथ साथ और भी मेटल इसमें आयरन, सॉरी कॉपर बोल रहा हूँ भाई, आयरन, पहले भी अगर कॉपर बोला है तो वहाँ पे आयरन के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, डिस्क्लेमर। लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ये वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल सिलेंडर के फॉर्म में है, तो फ्लोर का कम एरिया लेता है। देखो थोड़े थोड़े बेसिक से पॉइंट है, बस फिगर याद रही तो अभी मैंने बोल दिया कि तुम्हें फ्लोर कम लेता है तो तुम्हें याद आ जाएगा कि अच्छा ये भैया ने बोला था फ्लोर कम लेता है, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये रट्टा टाइप है। लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्योंकि सिलेंड्रिकल है, बस ज़्यादा लेयर मतलब बस साइड में डंडे खड़े करने एंड ऑल, फ्लोर कम लेगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कम है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना, मैं वैसे भी 2x में पढ़ा रहा हूँ, जो 2x में देख रहे हैं सल्यूट गाइस, ठीक है। यहाँ पे 2x में यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा, इट इज़ हार्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मेटल एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड विच आर नॉट सूटेबल फॉर कास्टिंग, जिससे कि मेटल एलिमेंट्स बन जाते हैं जो सूटेबल नहीं होते कास्टिंग के। एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से सैंड कास्टिंग और पीस डाई कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो ज़्यादा आई भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये पहले सैंड कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल पढ़ेंगे, पर तुम लोग ये हम पढ़ेंगे, और टेंशन मत लेना कि मैं नहीं पढ़ा रहा तो कहाँ से पढ़ोगे, आएगा ही नहीं, भाई ने कह दिया ना, कुछ होगा भाई, कुछ होगा नहीं, भाई ने, लड़कों का भाई, ठीक है, कह दिया ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मेरे को तो ये याद हो गई थी लाइन पिछली बार कि सैंड कास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ईजिएस्ट टाइप ऑफ कास्टिंग एंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज। कास्टिंग enables smaller batches than permanent mold casting, small batches, ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सैंड कास्टिंग ऑल्सो कास्ट मोस्ट मेटल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सैंड, टाइप ऑफ द सैंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ से एक बार यहाँ पे आप एक बार सैंड कास्टिंग का वो डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कास्टिंग में जो टूल्स यूज होते हैं उनके उस पर। तो पैटर्न इज एन इम्पॉर्टेंट स्टफ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको सैंड कास्टिंग का प्रोसेस आप खुद पढ़ लेना, इसमें ना इम्पॉर्टेंट होता है। और एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, डिफेक्ट्स। इसके बाद हम सीधा डिफेक्ट्स पे जाएंगे, और बीच में जो बचा हुआ है वो मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा थोड़ा जल्दी, ठीक है। ओके गाइस, हम पैटर्न पढ़ रहे थे, अब आ जाते हैं हम स्क्रीन पे। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है रेप्लिका या डुप्लीकेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्टेड विद सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। कास्टिंग क्या होता है, जैसे अब कास्ट हम क्या कास्टिंग में हम एक ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे होते हैं कास्ट में, उस मोल्ड में, तो उसके लिए हमें वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जो हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम ये बनाना चाह रहे हैं, ये हम बनाना चाह रहे हैं, ये टी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये वाला टी हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला टी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एक पैटर्न बनाना होगा जो टी जैसा ही दिखता होगा, ठीक है, जिससे हम मोल्ड में जाके डालेंगे ये पैटर्न, तो फिर हम इसे जब रिमूव कर लेंगे तो हमारा कैविटी या मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये रिमूव करके फिर इसमें हम वो डालेंगे मोल्टन मेटल, तो इसे बोलते हैं पैटर्न। इस जो हम यूज़ करते हैं ना मोल्ड बनाने के लिए, इसे बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका या डुप्लीकेट होता है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट कास्ट कर रहे होते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस, वो मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बता चुका हूँ, पैटर्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आता ही है
फिर इसके बाद इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द मोल्ड इन विच मोल्टन मटेरियल विल बी पोर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था। फिर पैटर्न्स यूज्ड इन कास्टिंग सिस्टम, पैटर्न्स मतलब कि पैटर्न ये जो डुप्लीकेट है ये किससे बना होता है, वुड से, मेटल से, प्लास्टिक से या कोई भी मेटल से, कोई भी अदर मटेरियल से। फिर मोल्ड क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, इन सैंड कास्टिंग मोल्ड इज अ कैविटी प्रोड्यूस्ड इन कॉम्पैक्ट सैंड, ये मत याद करो, जनरल याद करो कि मोल्ड इज अ कैविटी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विड्रॉल ऑफ पैटर्न, ये कुछ भी यहाँ से याद कर लो। अ मोल्ड इज अ कैविटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विड्रॉल ऑफ पैटर्न विच व्हेन फिल्ड विद लिक्विड मेटल प्रोड्यूसेस अ कास्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो जाएगा। ये सैंड कास्टिंग होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है। स्टेप्स इन सैंड कास्टिंग की यही, इसके वो सब है ना, मैंने तुम्हें वैसे ही ओरली बता दिए हैं कि जैसे पहले ये बनता है, फिर इसके अंदर लाइक सैंड के अंदर ये होता है, फिर हम कैविटी के लिए पैटर्न बनाते हैं, पहले पैटर्न बनता है एंड ऑल। ठीक है, ये तुम एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि मैंने सब कुछ पहले से बता दिया है तुम्हें। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पैटर्न में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न में क्या है, सिंगल पीस पैटर्न पहला, ठीक है, पहले सारे पैटर्न्स मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए। फिर होता है स्लिट पैटर्न, फिर होता है मैच प्लेट पैटर्न, फिर होता है कोप एंड ड्रैग पैटर्न, फिर होता है गेटेड पैटर्न, फिर होता है हमारा स्वीप पैटर्न, बस इतने ही होता है। नहीं, एक और है लूज पीस पैटर्न। बहुत ईजी है, डायग्राम्स याद रखने हैं गाइस, डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एमपी। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न में। पहला क्या है, सिंगल पीस पैटर्न और सॉलिड पैटर्न। दिस इज मेड विदाउट जॉइंट्स, पार्टिंग और लूज पीसेस। इट इज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। ठीक है, सिंगल पीस भाई नाम ही ऐसा है, सिंगल पीस एक ही पीस में बनेगा, नो पार्टिंग, नो पीसेस, नो जॉइंट्स, नो लूज पीस। ये लूज पीस का रेफरेंस नीचे आ जाएगा कि लूज पीस का मतलब क्या है। जैसे ये टी बना दिया, डायग्राम एकदम सिंपल, ये टी बना दिया, ये इसमें डाल दिया मोल्डिंग बॉक्स में सैंड में और बन गया, मतलब इसे निकाल दिया, डायरेक्शन ऑफ विड्रॉल। ठीक है, इजी एकदम। ठीक है, फिर स्प्लिट पे आ जाओ। स्प्लिट में क्या होता है कि दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है हमारा पैटर्न। हमारा जो पैटर्न है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है, फॉर कास्टिंग अनयूजुअल शेप्स, ये देखो अनयूजुअल शेप्स है ना, देखो कैसी है, ऐसा 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 ऐसा। ड्राइंग में जज करना फिर से गाइस। ठीक है, बस जमे रहो, अभी थोड़ी देर और जमे रहो, तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर और, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर स्प्लिट पैटर्न पे आ जाओ। फॉर कास्टिंग अनयूजुअल शेप्स के लिए यूज होता है। स्प्लिट पैटर्न्स आर यूज्ड टू फॉर्म मोल्ड, ये तो बकवास है। दीज टाइप्स ऑफ पैटर्न इज यूजुअली मेड इन टू पार्ट्स। फिर वन पार्ट विच इज प्रोड्यूस्ड लोअर हाफ एंड अपर हाफ। द टू पार्ट्स में और मे नॉट बी ऑफ द सेम साइज और शेप। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम और साइज, तुम बस स्प्लिट पैटर्न से क्या याद आ रहा है कि स्प्लिट हो सकता है दो या पार्ट में, तीन पार्ट में। तो इतना याद रखो कि स्प्लिट पैटर्न क्या है कि ये पैटर्न अनयूजुअल शेप्स बनाने के लिए यूज होता है। फिर इसमें मेड ऑफ टू पीसेस। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोड्यूस लोअर हाफ और अपर हाफ। ये डायग्राम याद रखोगे तो ये डेफिनेशन अपने आप बना लोगे। ठीक है, और इसमें डुअल पिन्स यूज होती हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारा होल्ड टुगेदर करे। ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, पैटर्न हमारा होल्ड टुगेदर करे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू पीसेस, बट इसमें क्या है, बीच में हमारा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसमें हमारा लगा होता है प्लेट, mounted on one side of the plate and the other piece on the other side। देखा, mounted on a plate, एक प्लेट की एक साइड पे आधा वो रहता है और आधा इस पे रहता है, और इस कॉल्ड मैच प्लेट पैटर्न। द प्लेट कैन ओनली बी कैरी अ पैटर्न और अ ग्रुप ऑफ पैटर्न। ठीक है, मतलब ये जो प्लेट है ये एक या एक ग्रुप ऑफ पैटर्न्स को लेके जा सकता है। ठीक है, फिर कोप एंड ड्रैग, अभी ऊपर वीडियो में एक बार आया था कोप एंड ड्रैग, मैंने बोला था काट दो गेटिंग सिस्टम में, वो अब बता रहा हूँ मैं। कोप एंड ड्रैग में क्या होता है कि ये जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, मोल्ड बॉक्स, इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वो होते हैं, मतलब दो पीस में बना होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वो है मोल्ड बॉक्स, हाँ, ऊपर वाला क्या होता है कोप और नीचे वाला होता है ड्रैग, क्योंकि इन्हें ऐसे खिसका के हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें पार्टिंग लाइन होती है। देखो अब तुम्हें एकदम गेटिंग सिस्टम याद आ जाना चाहिए। अगर तुम वीडियो में स्टार्टिंग से बने रहे हो तो तुम्हारे 5 वो नंबर, 5 ये नंबर, 10 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग से बने हुए हो, ठीक है, बने ही रहना अभी थोड़ा और बस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिफेक्ट्स वो आना ही आना है, 5 नंबर आने ही आने हैं, वो बचा हुआ है, अभी मैं कराऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट वहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, अब तुम चिंता मत करो। कोप एंड ड्रैग पर कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करो। कोप एंड ड्रैग, ऊपर वाला कोप नीचे वाला ड्रैग, और इसमें सैंड भरी रहती है, इसमें भी यही होता है। आइदर पार्ट बिकम टू हैवी हैंडल, मतलब क्योंकि अगर बड़े लार्ज कास्टिंग में यूज़ होते हैं, अगर कोई पार्ट ज़्यादा भारी हो जाता है, पैटर्न ज़्यादा भारी हो जाता है यूज़ करने के लिए, तो हम उसे 2 पार्ट्स में यूज़ करते हैं, कोप एंड ड्रैग, ऊपर वाला कोप नीचे वाला ड्रैग, जैसे ऐसे खींच सकते हैं, ऊपर वाला कोप नीचे वाला ड्रैग जैसे खींच सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम प्रोडक्शन जब ज़्यादा चाहिए होती है तब यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए सॉरी, मल्टी कैविटी मोल्ड। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वो रहता है, रनर रहता है, उसके बाद निकल के ये बॉल्स लगे रहते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है, ये तुम डायग्राम याद रख लोगे तो हो जाएगा। मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से जब हमारा मोल्टन मेटल पास होता है, तो मोल्टन मेटल पास होने के बाद ये दोनों तरफ वो जाता है, मोल्टन मेटल जाता है, तो फिर हमारी बॉल्स जो है, पैटर्न जो है, ये भर जाता है। जब भी हमारे पैटर्न्स भर जाते हैं, तो क्या होता है, फिर बाद में ये पैटर्न्स निकाल लिए जाते हैं। तो क्या हो गया, मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरी थियोरी तुम पढ़ के भी मत जाना, मेरी जो याद हो रहा है ना, मेरे जो बोलने से वो लिखाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो गेटिंग पैटर्न समझ गए, क्या है कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ऐसा डायग्राम है, पैटर्न ये है, फिर बाद में ये बॉल्स अलग हो जाते हैं, रनर में से मोल्टन मेटल वो होता रहता है, फ्लो करता रहता है। स्वीप मतलब क्या है कि ये जो हमारा कैविटी है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसे, हमारा ये स्वीप है, ये गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमने से कैविटी बन जाती है, ठीक है। उस कैविटी को बोलते हैं, वो कैविटी जो बन जाती है, इससे जल्दी बन जाती है कैविटी, और इसे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वीप पैटर्न। यूज्ड वुडन ड्रैग टू विद प्रॉपर साइज रोटेट्स, ठीक है, समझ गए, मतलब कि ये ऐसे रोटेट करके हमारे लिए कैविटी बना देता है, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया अभी इस पॉइंट में, ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वुडन बोर्ड यूज़ करते हैं विद प्रॉपर साइज टू रोटेट अलॉन्ग वन एज टू शेप द कैविटी की शेप में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसमें दिस काइंड ऑफ कास्टिंग पैटर्न क्रिएट्स अ कैविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड बेस ऑफ इट इज़ अटैच्ड विद सैंड, मतलब बेस इसका अटैच होता है सैंड से और जल्दी बन जाती है। इसमें 2-3 पॉइंट याद कर लो कि शॉर्ट टाइम में बन जाती है, और वुडन बोर्ड यूज़ करते हैं, और रोटेट होता है, क्या होता है, वुडन बोर्ड इज़ रोटेटेड अलॉन्ग वन एज, ठीक है, अलॉन्ग वन एज, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं इस पे लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी। लूज पीस पैटर्न क्या होता है कि हम जब अपना कैविटी बना रहे होते हैं, तो सिंगल पीसेस पैटर्न आर मेड टू हैव लूज पीसेस, ठीक है, लूज होते हैं ताकि ये ईजिली विड्रॉल हो जाए मोल्ड से। जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स, ये छोटा पार्ट हो गया ना, ये लूज बनाए जाते हैं ताकि हम अपना जो वो है मोल्ड में से जब हम अपना वो निकालें, कास्टिंग निकालें, तो ये रह जाते हैं, और फिर हम इन्हें हटा देते हैं किसकी मदद से, शेकिंग की मदद से। तो ये शेक होके हट जाते हैं। देखते हैं, आफ्टर द मोल्ड इज फिनिश्ड द पैटर्न इज विड्रॉल लीविंग द पीस इन द सैंड। These pieces are later withdrawn separately through the cavity formed by pattern as shown in the diagram, ठीक है, मतलब इसे बाद में निकाल लेते हैं, ओके। लूज पीस पैटर्न में इतना याद कर लो, ये डायग्राम याद कर लो, और ये पीस याद कर लो, और लिख दो कि लूज पीस पैटर्न क्या होता है कि उसे बाद में हम विड्रॉ करते हैं सैंड में से, ठीक है। लूज पीस पैटर्न खत्म, हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैटर्न खत्म। पैटर्न अलाउंस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइज, इस पर भी ध्यान देंगे। 4 टाइप के होते हैं, श्रिंकेज अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, फिर उसके बाद फिनिशिंग और मशीनिंग, और डिस्टॉर्शन अलाउंस। फिर इसके बाद श्रिंकेज अलाउंस में क्या होता है कि हमारा जो कास्टेड मेटल है ना, वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है जब वो कूल होता है, ठीक है, जब वो कूल होता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉज्ड व्हेन मेटल लूजेज द टेम्परेचर इन सॉलिड, मतलब जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर
कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा ना, टेम्परेचर के साथ साथ मेटल का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो मेटल का वॉल्यूम कम हो जाता है तो क्या हो जाता है कि श्रिंकेज हो जाता है, तो कास्टिंग हमारी कम आती है, ठीक है, पैटर्न हमारा छोटा हो जाता है, ठीक है। देखो, तो इसके लिए अलाउंस का मतलब होता है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा पैटर्न अच्छा निकले, ताकि डिफेक्ट्स कम आए, तो उसके लिए ये होता है, ठीक है, कि श्रिंकेज अलाउंस होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। श्रिंकेज अलाउंस हो गया, इसका डायग्राम देख लो, ये देखो ये श्रिंकेज है, इनिशियल सॉलिडिफिकेशन, ये पहले जब स्टार्टिंग में डाला और फिर बाद में सॉलिडिफिकेशन के बाद ये हो गया, थोड़ा सा बच गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस में क्या है कि हमने ये शेप बनाई, ठीक है, तो इसमें पैरेलल सरफेस ऑफ द पैरेलल सरफेस टू द डायरेक्शन एट विच पैटर्न इज विड्रॉन डैमेज स्लाइटली एंड कन्वर्ट इनटू स्लाइटली टेप्ड सरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, हमारा जो पैटर्न है वो इस शेप का है, तो इसमें ना ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ना इसमें ऐसा ये हमने इतना बनाया था, ठीक है, ठीक है, और इसमें कितना इसमें ये इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तुम लोग नाम और डायग्राम लिखाओगे ना और एक्सप्लेन मेरे जितना याद रह रहा है वो कर दोगे तो भी हो जाएगा। फिनिशिंग एंड मशीन अलाउंस। फिनिशिंग एंड मशीन अलाउंस में यह है कि जब हम कास्टिंग करके पैटर्न की वजह से ना क्या होता है कि जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं, जो हमारी कास्टिंग निकलती है उसको हम फिनिशिंग के लिए भी भेजते हैं और मशीनरी के लिए भेजते हैं, जो उसे फिनिशिंग देता है, रफ एजेस होते हैं उन्हें ठीक करता है, पुअर सरफेस होता है उन्हें ठीक करता है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें और वॉल्यूम चाहिए होती है, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा और वॉल्यूम चाहिए। अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे पहले से ही थोड़ी थोड़ी वो ज़्यादा दे के रखेंगे, डायमेंशन थोड़ी बढ़ा देंगे, तो हमारा मशीन अलाउंस क्या होगा उसे कंपनसेट कर देगा, ठीक है। श्रिंकेज और रैपिंग, शेक और रैपिंग अलाउंस क्या होता है कि समटाइम्स हम ना पैटर्न को वो कर देते हैं, रैप कर देते हैं किसी पेपर किसी पॉलिथिन से या समथिंग से, ताकि वो आसानी से निकल आए, ठीक है। तो आसानी से निकल आने की चक्कर में क्या होता है कि जब हम उसे निकाल रहे होते हैं तो या तो वो शेक हो जाएगा, तो हमारा जो मोल्डन कैविटी है तो हमारा वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर अगर हम किसी से रैप किए होंगे तो उसमें फिसलने की वजह से भी वो बढ़ सकता है। तो ये लिख सकते हो तुम कि वो किस वजह से वो हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ रही है रैपिंग की वजह से वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, या फिर शेकिंग की वजह से डिस्टॉर्शन या वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। ये भी बता दिया है तुमने, तुम एक बार रीड दे देना इसको। डिस्टॉर्शन और चेम्बर अलाउंस। व्हेन द मोल्ड इज कूल्ड, mold is in a cooling process, tension is developed in a solid metal due to uneven अच्छा हाँ ठीक है। डिस्टॉर्शन में क्या है कि अनइवन कूलिंग हो जाती है। अनइवन कूलिंग मतलब यहाँ पे कोई डायग्राम भी होगा, हाँ अनइवन कूलिंग के लिए डायग्राम है। डिस्टॉर्शन में ये आप याद रख सकते हो कि जो हमारा पैटर्न है वो ऐसा निकला, ठीक है। फिर अनइवन कूलिंग की वजह से कोई एरिया जल्दी कूल हो गया, कोई एरिया धीरे कूल हुआ, तो उसकी वजह से ऐसे डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। इसमें ये वाला डायग्राम याद कर लेना बस, ठीक है। डिस्टॉर्शन में किस वजह से होती है डिस्टॉर्शन, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनइवन कूलिंग, ठीक है। फिर आ जाओ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड 0.1 इतना परसेंट पर 0.1% आ सकती है, ठीक है। तो तुम लोग उसके लिए रीड लगा लेना, जो पास होने आए हैं मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करता। कोर प्रिंट एंड सो गया क्या भाई, पढ़ यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ रहे हो भाई, चैम्पलेट्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी नॉलेज रखना, ठीक है। इसमें कोर प्रिंट एंड चैपलेट्स। कोर प्रिंट क्या होता है, ये हमारा इंटीरियर डिज़ाइन, कास्टिंग का इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। कोर प्रिंट क्या होता है, ये होता है रीजन एडेड टू द पैटर्न कोर और मोल्ड टू लोकेट एंड सपोर्ट द कोर विद इन द मोल्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले तो कोर समझ लो, कोर किस लिए होता है, इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए। कास्टिंग इंटीरियर इंक्लूडिंग फीचर्स सच एज होल्स, पैसेज, इंटीरियर में, कास्टिंग के इंटीरियर में ये कोर यूज़ होता है। कोर आर यूजुअली मेड ऑफ मोल्टन सैंड सो दैट दे कैन बी शेकन ऑफ, ठीक है। शेकन ऑफ हो सकते हैं किस लिए, इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं और होल्स पैसेज के लिए यूज़ करते हैं। ये 4-5 शब्द याद रखोगे ना तो हो जाएगा।
अ कोर प्रिंट इज अ रीजन एडेड टू द पैटर्न कोर और मोल्ड टू लोकेट एंड सपोर्ट कोर प्रिंट से ही समझ में आ रहा है। प्रिंट हम प्रिंट आउट हम किस लिए निकालते हैं, ऐसा चलो तुम्हारे लिए एक ट्रिक बना दो। कोर प्रिंट हम किस लिए प्रिंट आउट हम किस लिए निकालते हैं बताओ, ताकि हमें सपोर्ट मिले। हमें भाई बहुत गंदा एग्जांपल है, ताकि हमें लैपटॉप का सपोर्ट ना लेना पड़े, टैब का सपोर्ट ना लेना पड़े, पेपर यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसलिए बहुत गंदा एग्जांपल है गाइस, ठीक है। तो कोर प्रिंट क्या है कि ये होता है इज अ रीजन एडेड टू द पैटर्न और कोर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सपोर्ट द कोर विद इन द मोल्ड, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है कोर को इन मोल्ड। कोर किस लिए यूज होता है, इंटीरियर डिजाइन करने के लिए। और कोर को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कोर को सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोर प्रिंट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं फर्दर कोर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय चैम्पलेट्स। चैम्पलेट्स भी कोर प्रिंट की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, कोर को। और कोर क्या होता है, इंटीरियर डिजाइन करने के लिए यूज होता है, समझ रहे हो। ये मेरे को कंफ्यूजन रहा था तो मैं तुम्हारे लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल मेटल पीसेस दैट आर फास्टनड बिटवीन द कोर एंड कैविटी सरफेस, ये या रट्टा मार लो, स्मॉल मेटल पीसेस यूज करते हैं दैट आर फास्टनड बिटवीन द कोर एंड द कैविटी सरफेस। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सपोर्ट द चैम्पलेट्स मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ अ मेटल विद अ सेम और हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ऐसा इतना याद कर, मतलब स्मॉल मेटल पीस होना चाहिए फास्टनड बिटवीन द कोर एंड द कोर कैविटी सरफेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बस एक चीज़ याद रख लो कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो हायर होना चाहिए मोल्टन मेटल से हायर, ताकि ये पिघल ना जाए जब हम मोल्टन मेटल डालें, ठीक है। फिर आज हम आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये सब एक बार पढ़ के देख लेना, मैं तुम्हें सीधा इस डायग्राम से समझा देता हूँ। डायग्राम से देखो, लैडल पहले मैंने एक बोला था स्टार्टिंग में, वो चमचा बनाया था मैंने, वो ऐसा चमचा बनाया था ना, देखो कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ रहोगे तो, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद में मोल्टन मेटल लैडल, भाई मैं थोड़ा ना मस्ती से पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टॉप रोलर्स, मोल्ड कास्टिंग, ये ऊपर वाला मोल्ड है, अंदर वाली कास्टिंग है, ये मोटर है, मोटर इसे घुमाती है तो क्या होता है, ये जो है ना मोल्ड घूमता है, ठीक है। रोलर देख रहे हो ना, रोलर की वजह से मोल्ड घूमता है, और जो अंदर है ना, यहाँ से हम ये डालते हैं मोल्टन मेटल, ये इधर जाता है, ठीक है। मोटर की मदद से घूम रहा है, ये इससे इधर आ रहा है, और ये गोल गोल घूमता है। तो इससे क्या हम बना सकते हैं, सिलेंडर्स, ठीक है। पोरिंग बिन, ठीक है। ये बहुत ईजी है गाइस, और ये आ भी जाता है, ठीक है। इसे अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्या है, रोलर्स है, टॉप रोलर्स, बॉटम रोलर्स, मोटर है। रोलर्स की मदद से हमारा मोल्ड घूमेगा, ठीक है। मोल्ड के अंदर क्या है, कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग के लिए मेटल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, पोरिंग बिन से। पोरिंग बिल में मोल्टन मेटल डाल रहा है, और लैडल से डाल रहे हैं, चमचे से डाल रहे हैं, ठीक है। चमचा ये साइंटिफिक वर्ड है इसके लिए, मतलब लैडल, ठीक है। फिर उसके बाद में फिनिशिंग कास्टिंग हमारी ऐसी बन जाएगी। इसे यूज़ करते हैं हम सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। राइटनिंग पे ना जाएं, रात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप पढ़ लोगे और अपने मन से भी लिखाना, भाई टीचर नंबर दे देगा, इतना कुछ ज़्यादा होनी है। कास्टिंग डिफेक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर पूरी वीडियो देखी और ये नहीं देखा तो तुम शायद पछता सकते हो। अभी पढ़ लो, एंड टर्म में फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, इट इज़ अनवांटेड इरेगुलरिटीज, डेफिनेशन करके जानी है इसकी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन करके जानी है। डिफेक्ट से ही समझ में आ रहा है, अनवांटेड इरेगुलरिटीज है दैट अपीयर्स इन कास्टिंग ड्यूरिंग मेटल कास्टिंग, ठीक है। इतना याद मत रखो, अनवांटेड इरेगुलरिटीज दैट अपीयर्स इन कास्टिंग, बात खत्म। देयर आर वेरियस रीजन फॉर कास्टिंग फॉर डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स के हम रीज़न देख लेंगे। और डिफेक्ट से हमारा गैस पोरोसिटी, इसे पोरोसिटी याद रखो। सेकंड में हमारा है श्रिंकेज डिफेक्ट, स्टार्टिंग में कुछ बताया भी था, श्रिंकेज अलायंस के हिसाब से याद करो। मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट, ठीक है। फिर पोरिंग मेटल डिफेक्ट और मेटलर्जी डिफेक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम पोर गैस से, गैस पोरोसिटी से। ब्लो होल्स, ओपन होल्स, पिन होल्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसके डायग्राम होंगे, हाँ देखो इसका डायग्राम याद रखो बस, ठीक है। पोरोसिटी में क्या है कि होल्स आ जाएंगे, ठीक है। पिन होल्स, ऐसा होल्स याद कर लो, या फिर ऐसा होल। इसमें ये ब्लो होल्स हैं क्योंकि बड़े बड़े ब्लो होल्स और छोटे छोटे पिन होल। पोरोसिटी से याद कर लो, पोरोसिटी मतलब क्या हो जाता है कि
छेद 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 छेद, ठीक है। तो उससे अगर तुम्हें याद भी ना आए ये होल्स वोल्स पिन होल कैसे होल हैं, तो उसमें होल्स लिख दो, पिन होल्स याद रहेगा, अब तुम्हें ब्लो होल्स याद रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने 10 बार बोल दिया कि ये याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहेगा, तो अब ये याद रहेगा ब्लो होल्स और पिन होल्स, ठीक है। साइकोलॉजी है। व्हेन गैस एंटर्स, ये किस वजह से होता है? जब गैस आती है तो गैस ट्रैप हो जाती है। जब हम मोल्टन मेटल डाल रहे होते हैं तो गैस ट्रैप हो जाती है, और जब मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये गैस गायब हो जाती है, और ये हमारा वो होल्स रह जाते हैं, ठीक है। ये तुम पढ़ के देख लेना, नहीं तो जितना मैंने बोला है उतना तुम लिखाना। श्रिंकेज डिफेक्ट क्या है कि हमारा जो वो है, क्या है ये, कास्टिंग थोड़ी सी पिचक जाती है, कहीं से श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेज से ही समझ में आ रहा है। तो अनइवन, अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन, पोरिंग, टेम्परेचर इज टू हाई, ठीक है। तो ये याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, पर पहले क्या होता है वो याद कर लो कि क्या होता है कि वॉल्यूम कम हो जाती है ऊपर से, या श्रिंक हो जाता है। फिर अब इसमें आ जाता है मोल्ड मेटल डिफेक्ट। मतलब क्या है कि जैसे डिज़ायर डायमेंशन हमारी ये है, ठीक है, और डिज़ायर डायमेंशन हमारी अंदर वाली है, और हमारा जो मेटल है वो जब कूलिंग हुई तो वो फूल गया, तो ये हमारा हो गया मोल्टन मेटल डिफेक्ट। और या फिर हमने मोल्ड का जो मटेरियल है वो उसमें वो बबल फूल गया तो उससे ड्रॉप आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे? कट्स एंड वॉशेस आर एरिया ऑफ एक्सेस मेटल, दीज अपीयर व्हेन द मोल्टन मेटल एरोड्स द मोल्डिंग सैंड। मतलब क्या हुआ? जब हमारा जो कास्टिंग है, ठीक है, उसमें एक्सेस मेटल है वो मोल्टन सैंड से वो हो गया है, वॉश ऑफ हो गया है या कट हो गया है। जब हम इसे निकाल रहे हैं तब हमारा वॉश ऑफ या कट हो गया है, तो इसे बोलते हैं हम कट्स एंड वॉशेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कट्स एंड वॉशेस में। देखो कि हमारा जो अंदर का वो है, अंदर का कास्टिंग निकली है, कास्टिंग में ये मेटल पेनिट्रेशन हो गई है, या फिर ये सैंड की वजह से यहाँ पे अलग सा निकल आया कि हमारा मोल्ड की वजह से मोल्ड हट गई, तो फिर कट्स एंड वॉशेस, ठीक है। अब हम आते हैं पोरिंग मेटल डिफेक्ट में 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्लैग इंक्लूजन, एक और होता है इसकी जगह, इसका नाम कोल्ड शंट, इसका नाम कुछ और भी होता है गाइस, एक सेकेंड, हॉट टीयर, ये रहा, मैं कोल्ड टीयर ढूंढ लिया ना, हॉट टीयर ढूंढ रहा था। स्लैग इंक्लूजन, हॉट टीयर और कोल्ड शंट, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज़, जब हम अपना वो डाल रहे थे मोल्टन मेटल, तो हमारा मोल्टन मेटल डालते टाइम इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो हमारी जब कास्टिंग होके निकली तो फिर उसमें क्या था, एक सेकेंड, वेल्डिंग डिफेक्ट से कास्टिंग डिफेक्ट। ओके गाइज, दिस कंप्लीट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत हेल्प हुई होगी ये वीडियो से, तो थैंक यू। एंड मेरा नाम मीत है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, मे बी अगर ये क्लिप लगा दे स्टार्टिंग में तो ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइज, एंड अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।